हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज डे 15 है हमारा एसएससी जेईई 90 डेज क्रैश कोर्स का, जिसमें हम टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं इन 90 डेज़ में। और ये जो क्रैश कोर्स है वो टारगेटेड है एसएससी जेईई 2024 के लिए। और इसके साथ साथ अगर आप किसी अदर स्टेट एई जेईई एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी जेईई या फिर एनबीसीसी जेईई या फिर सेल ओसीटीटी, तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी ये जो क्रैश कोर्स है वो काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है, काफ़ी इफ़ेक्टिव होने वाला है। तो आप मेक श्योर करें कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप भी हमारे इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो इस समय हमारा बीएमसी, इस समय हम बीएमसी और आरसीसी ये दो सब्जेक्ट्स को पैरेलली कंप्लीट कर रहे हैं। और ये दोनों ही सब्जेक्ट्स आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि बहुत अच्छा खासा वेटेज रखते हैं किसी भी एजेई एग्ज़ाम में, और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आप जो है इससे पहले के भी जो लेक्चर्स हैं उन्हें भी कंप्लीट करते चलें, जिससे कि आगे चल के आपको रिवीजन करने में बर्डन ना हो, और जब हम आगे पढ़ेंगे तो आगे की क्लासेस करने में भी आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। क्योंकि आगे की जो क्लासेस होंगी वो ऑब्वियस सी बात है पीछे की क्लासेस से कुछ ना कुछ रिलेटेड होंगी। ठीक है, तो आप मेक श्योर करें कि आप पिछले वीक के वीडियोस जो हैं यानी कि पिछले लेक्चर्स भी हैं उन्हें भी आप कंप्लीट करें। ठीक है, तो अगर बात करते हैं आज की, तो आज हम आरसीसी में कॉलम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने कॉलम का यानी पिछले लेक्चर में मैंने कॉलम का एक इंट्रो दिया था, लेकिन इसमें हम फिर से उसे रिवाइज करेंगे, मतलब कॉलम के इंट्रो को देख लेंगे और उसके साथ साथ जो भी चीज़ें हैं इस वीडियो में जो है कॉलम, ठीक है, कॉलम और साथ ही साथ फुटिंग, कॉलम और फुटिंग इन दोनों ही चैप्टर्स का जो है मतलब कंप्लीट करेंगे हम लोग। इन दोनों ही चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे बहुत इफेक्टिव वे में। तो आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले कॉलम के बारे में अगर हम जानें कि कॉलम होता क्या है, तो ये एक कॉम्प्रेशन मेंबर होता है। इट इज़ अ कॉम्प्रेशन मेंबर हुज स्लेंडरनेस रेशियो इज ग्रेटर देन 3, हुज स्लेंडरनेस रेशियो इज ग्रेटर देन 3 इज कॉल्ड एज कॉलम। यानी कि वो कॉम्प्रेशन मेंबर क्या होता है, सबसे पहले तो कॉलम क्या होता है, तो ये कंप्रेशन मेंबर होता है, यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर जो कि सब्जेक्टेड होता है कॉलम कंप्रेशन से, यानी कि जिस पर कंप्रेसिव भार आता है उसे हम कंप्रेशन मेंबर कहते हैं। ठीक है, और इसका जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है मेरे भाई, इसका जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है, स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। जो स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, 3 से ज़्यादा होता है, तो इसे हम कॉलम कहते हैं। और अगर हम बात करें स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, तो स्लेंडरनेस रेशियो के थ्रू हम क्या करते हैं, हम किसी भी स्ट्रक्चर का, न कि सिर्फ कॉलम, किसी भी स्ट्रक्चर का हम स्लेंडरनेस रेशियो निकाल सकते हैं और उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि वो जो स्ट्रक्चर है उसका जो लेंथ है, ठीक है, उसका जो लेंथ है और उसका जो ये है डायमीटर है या फिर लीस्ट लेटरल डायमेंशन है, यानी कि उसका सबसे बड़ा लेंथ। ठीक है, अगर कोई स्ट्रक्चर है, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई स्ट्रक्चर है या फिर कोई मेंबर है तो उसका सबसे बड़ा डायमेंशन, ठीक है, सबसे बड़ा डायमेंशन, जैसे कि मतलब जनरली लेंथ ही होता है सबसे बड़ा डायमेंशन, तो यानी कि उसका सबसे बड़ा डायमेंशन जो कि लेंथ है वो, और उसका सबसे छोटा डायमेंशन, ठीक है, जो कि डेप्थ होता है, जो कि डेप्थ या फिर ब्रेड्थ होता है, तो सबसे बड़े डायमेंशन का सबसे छोटे डायमेंशन की तुलना करें, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, तो हमें स्लेंडरनेस रेशियो मिलता है। यानी कि किसी भी स्ट्रक्चर का अगर हम उसके सबसे बड़े डायमेंशन का सबसे छोटे डायमेंशन से तुलना करें तो हमें उसका स्लेंडरनेस रेशियो मिल जाता है, जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किसे करते हैं, इसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो लैम्डा है ना, इसी का वैल्यू क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट लैटरल डायमेंशन, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, एल इफेक्टिव यानी एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट लैटरल डायमेंशन, एल इफेक्टिव अपॉन एल एल डी, लीस्ट लैटरल डायमेंशन को हम यहाँ पे एल एल डी से लिख रहे हैं, लीस्ट लैटरल डायमेंशन। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट लैटरल डायमेंशन। और अगर हम इस बात करें कि अगर ये जो हमारा लैम्डा का वैल्यू है वो क्या है, 3 से कम है, यानी कि जो हमारा इफेक्टिव लेंथ है वो अपने लीस्ट लैटरल डायमेंशन के 3 गुने से भी कम है, तब हम उसे क्या कहेंगे, तब हम उसे पेडेस्टल कहेंगे। क्या कहेंगे, पेडेस्टल। ठीक है, यानी वो कॉलम नहीं कहलाएगा, वो पेडेस्टल कहलाएगा। और अगर 3 से ज़्यादा है लेकिन 12 से कम है, अगर 3 से ज़्यादा है तो हम कॉलम तक कहेंगे, लेकिन अगर उसका वैल्यू 12 से कम है तो उसे हम शॉर्ट कॉलम कहेंगे। ठीक है, और अगर 12 से भी ज़्यादा है तो उसे हम लॉन्ग कॉलम कहेंगे। और शॉर्ट कॉलम में क्या होता है, शॉर्ट कॉलम में जो हमारा फेलियर होता है ना, जो हमारा कॉलम है, जो शॉर्ट कॉलम है, उसका फेलियर जो होता है किस में होता है, क्रशिंग में होता है, यानी कि वो क्रश होकर फेल करेगा। लेकिन जो लॉन्ग कॉलम है उसमें फेलियर किस तरह से होता है, तो उसमें फेलियर जो होता है वो बकलिंग की वजह से होता है, क्योंकि उसका लेंथ बड़ा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई ये है आपका, अगर कोई स्ट्रक्चर है उसका लेंथ बहुत बड़ा है और उस पर आप लोड लगाओगे तो ऑब्वियस बात है कहीं ना कहीं वो जो है बीच में से ऐसे ऐसे बकल करके जाएगा। ठीक है, बकल कर जाएगा। लेकिन वही अगर कोई स्ट्रक्चर है और वो बहुत छोटा है, ठीक है, और उस पर आप जब लोड लगाएंगे तो ये क्या करेगा, ये बकल, क्योंकि ऑब्वियस बात है लेंथ छोटा है तो ये बकल नहीं कर पाएगा, ये सीधा क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हमने यहाँ पे कर ली। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगले टॉपिक को। तो अगला टॉपिक है हमारा रिडक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है,
रिडक्शन कोएफिशिएंट। तो रिडक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, तो जब हम लॉन्ग कॉलम को, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि शॉर्ट कॉलम में क्या होता है, क्रशिंग होता है, और लॉन्ग कॉलम में क्या होता है, बकलिंग होता है। तो इसकी वजह से अगर हम बात करें तो जो हमारा लॉन्ग कॉलम होता है ना, उसके लिए हमने एक रिडक्शन फैक्टर भी यूज़ करते हैं, ठीक है, एक रिडक्शन फैक्टर भी यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें बकलिंग होता है, ऑब्वियस सी बात है। और मैंने आपको अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी ये बता चुका हूँ कि जो है, जब ना आप स्ट्रक्चर मेंबर का, अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर का साइज़ बढ़ाते हो, जब आप किसी भी स्ट्रक्चर का साइज़ बढ़ाते हो तो कहीं न कहीं उसकी स्ट्रेंथ में क्या होती है, कमी आती है कि नहीं आती है? ऐसा मैंने आपको बता के रखा था पहले ही। आप भी एक बार देख सकते हैं कि जब आप कोई बड़ी लकड़ी लेते हैं, जैसे कि ये पेंसिल है, ये बड़ी है, अगर मैं इसको चाहूँ तो इसको मैं आराम से मतलब तोड़ सकता हूँ। लेकिन वहीं अगर मैं इसकी आधे लेंथ की अगर पेंसिल लूँ और उसे तोड़ने की कोशिश करूँ तो उसमें मुझे दिक्कत होगी, ठीक है? यानी कि अगर आप किसी भी मेंबर या फिर किसी भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का अगर साइज़ बढ़ाते हैं तो कहीं न कहीं उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है, ठीक है? तो उसी के बारे में बात किया जा रहा है, और उसी जो जो कमी आ रही है, जो हमारे स्ट्रेंथ में जो कमी आ रही है, उसी को हम क्या कर रहे हैं, उसी को बैलेंस आउट कर रहे हैं, किसके थ्रू, रिडक्शन कोएफिशिएंट के थ्रू, ठीक है? तो रिडक्शन कोएफिशिएंट का इसलिए यूज़ करते हैं हम लोग, और इसे बेसिकली हम यूज़ करते हैं लॉन्ग कॉलम के लिए, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया। और इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है 1.25 माइनस एल इफेक्टिव अपॉन 48 LLD, ठीक है? 1.25 माइनस एल इफेक्टिव अपॉन 48 LLD। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखें, 1.25 माइनस एल इफेक्टिव अपॉन 48 LLD। इसके बाद है इफेक्टिव लेंथ, ठीक है, कि हम इफेक्टिव लेंथ किस तरह से निकालते हैं। और इफेक्टिव लेंथ होता क्या है, तो हम बात करें तो किसी भी कॉलम में दो कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट्स, यानी दो कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट के बीच में जो है, जो डिस्टेंस होता है, उसे ही हम इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। यानी कि अगर आप बात कर रहे हैं किसी भी मेंबर का, ना कि सिर्फ कॉलम का, अगर आप किसी भी मेंबर का बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम कॉलम की पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए हम कॉलम के लिए ही बात करेंगे। तो अगर किसी भी कॉलम में हम बात करते हैं, अगर दो कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट के बीच की अगर दूरी को हम मेजर करें तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम इफेक्टिव लेंथ कहेंगे। और अगर हम कहें कि कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट क्या होता है, तो कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपका जो बेंडिंग मोमेंट होता है ना मेरे भाई, वो क्या होता है, जीरो होता है, या फिर कह सकते हैं आप कि जिसका साइन जो है वो अपना साइन चेंज करता है, यानी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव की निगेटिव की तरफ से जाएगा तो उसे जीरो से होकर गुजरना पड़ेगा, है ना? आप भी जानते हैं कि अगर जो है यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो आपको जीरो से होकर गुजरना पड़ेगा ना। तो वही बात हो रही है, या तो जीरो है या फिर चेंज हो रहा है तो भी जीरो की तरफ से होकर गुजर रहा है। तो अगर आपका क्या बोलते हैं, बेंडिंग मोमेंट जो है जीरो से होकर गुजर रहा है, यानी कि साइन चेंज कर रहा है, या फिर जीरो है, तो उसे हम कहते हैं, तो उस पॉइंट को हम कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट कहते हैं। और इन दो कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट्स के बीच की जो दूरी होती है उसे हम इफेक्टिव लेंथ कहते हैं, ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं अलग अलग कंडीशंस की। बेसिकली वैसे तो IS कोड के थ्रू जो है 7 कंडीशंस दी गई हैं, IS 456 के थ्रू। लेकिन यहाँ पे जो बेसिकली हम जनरली जो पढ़ते हैं, जो मेजर यूज़ होते हैं हमारे कहीं भी क्या बोलते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो वो यही 4 हैं। तो पढ़ते हैं इन चारों के बारे में। तो एक क्या कंडीशन बन सकता है आपके कॉलम का, कि एक कंडीशन ये है कि आपका एक एंड क्या है, फ्री है, और एक एंड क्या है, फिक्स है। वन एंड फ्री, वन एंड फिक्स। तो उस कंडीशन में जो आपका इफेक्टिव लेंथ आएगा, ठीक है, जो आपका इफेक्टिव लेंथ आएगा वो कितना आएगा, अगर उसकी बात करें तो थियोरेटिकली अगर हम बात करें तो वो 2L आएगा। यानी कि जितना उसका लेंथ जितना हमें उसका लेंथ दिख रहा है उसके 2 गुना हम जो है उसका इफेक्टिव लेंथ होगा, ठीक है? तो इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा, 2 लेंथ हो जाएगा अगर हम बात करें थ्योरेटिकली। और अगर हम रिकमेंडेड वैल्यू की बात करें, जो कि IS कोड के द्वारा रिकमेंडेड की गई है, तो वो भी है 2L, यानी दोनों वैल्यू सेम है, इक्वल है। लेकिन अगर हम बात करें अगले कंडीशन की, दूसरे कंडीशन की, तो उसमें क्या है, वन एंड फिक्स और वन एंड हिंज, यानी कि एक एंड हिंज है और एक एंड क्या है, फिक्स है। तो एक एंड हिंज है और एक एंड फिक्स है, तब आपका जो थ्योरेटिकल वैल्यू होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा L/√2। लेकिन अगर बात करते हैं आप रिकमेंडेड वैल्यू की, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.8L, 0.8L। इन दोनों के वैल्यू में बहुत ऐसा खास अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत छोटा-छोटा डिफरेंस है, लेकिन इन डिफरेंस को भी हम लोग को कंसीडर करना है और इनकी वैल्यूज़ को अलग-अलग याद करना है। थ्योरेटिकल कौन सी होंगी, रिकमेंडेड क्या होंगी, तो इनको अलग-अलग से याद करना है और इनको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे दोस्तों, यहाँ पे मैं जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये सभी मेरे शॉर्ट नोट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे इंक्लूड करके रखा है। अदरवाइज़ मैं भी इंक्लूड नहीं करता। तो ये सब चीज़ें जो है मतलब पूछी जाती हैं एग्जाम में, किसी भी एज एग्जाम में पूछ ली जाती हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखें। और मैं तो कहूँगा कि एक शॉर्ट नोट्स लेके बैठें और उसमें जो है आप नोट करते चलें इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को, जिससे कि आगे चल के आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो, ठीक है? तो अगले केस की बात करते हैं। अगला केस है हमारा बोथ एंड फिक्स, ठीक है? अगर हमारा कॉलम का दोनों एंड फिक्स है, तो हमारा थ्योरेटिकल कैसा होगा, मतलब तो हमारा इफेक्टिव लेंथ कितना होगा, तो थ्योरेटिकली देखें तो वो L/2 होगा, यानी कि 0.5L। लेकिन अगर बात करें रिकमेंडेड वैल्यू की, तो कितना हो जाएगा, 0.65L, ठीक है?
0.65L। अब हम बात करते हैं अगले कंडीशन की। तो अगला कंडीशन है बोथ एंड हिंज, यानी कि दोनों ही एंड अगर हिंज है हमारे, दोनों ही एंड अगर हिंज है हमारे, तो हमारा इफेक्टिव लेंथ कितना होगा? तो थ्योरेटिकली अगर बात करें तो कितना होगा? L होगा, और रिकमेंडेड की वैल्यू बात करें तो भी L होगा। यानी थ्योरेटिकली या रिकमेंडेड, मतलब रिकमेंडेड वैल्यू या फिर थ्योरेटिकल वैल्यू दोनों ही क्या होते हैं? L होते हैं। किस कंडीशन में? अगर आपका जो दोनों एंड जो है वो हिंज है तब। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने इफेक्टिव लेंथ में। आई होप आपको इतना सब कुछ इतना यहाँ तक मतलब समझ में आ गया होगा। और मेरे दोस्त, मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कोई भी डाउट हो ना मेरे भाई, तो आप प्लीज़ कमेंट करें, जिससे कि मैं उन डाउट्स को जो है अगले वीडियो में क्लियर आउट कर सकूँ। ठीक है, और उसके बाद हम अगले पॉइंट पे बात करते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है मिनिमम इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होती है अगर हम बात करें तो देखिए, मान लीजिए ये आपका कॉलम है, ठीक है, ये आपका कॉलम है, और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट है, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो आपको मालूम ही होगा, वो पॉइंट जहाँ पे इसका पूरा मास, इस पे लगने वाला जितना भी लोड है, सब हम इस पॉइंट से जो है मान सकते हैं कि इस पॉइंट से होके गुजर रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें मिनिमम इसेंट्रिसिटी की, तो अगर जो हमारा लोड है, अगर जो हमारा लोड है वो कितना दूर है इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, ठीक है, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हमारा जो लोड लगे ना मेरे भाई, हमारा जो लोड लगे वो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगे, जिससे कि इसे जो है जिससे कि इस स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का जो है बेंडिंग मोमेंट, जो कहते हैं बेंडिंग मोमेंट, जनरेट ना हो। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट जनरेट ना हो, और हमारा जो ये लोड है वो इफेक्टिवली सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ से होते हुए आराम से ट्रांसफर हो जाए। लेकिन फिर भी ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता कुछ टाइम, कुछ केसेस में। तो हमने वहाँ पे एक मिनिमम वैल्यू बना के रखा है कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी, यानी मिनिमम हम इस पॉइंट से इतना दूरी तक हम लोग मान सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, उतना हम अलाउ कर सकते हैं। तो वो वैल्यू कितनी है? तो वो वैल्यू है कितनी? अगर आपका रेक्टेंगुलर या फिर सर्कुलर ये है, अगर आपका क्रॉस सेक्शन कैसा है, रेक्टेंगुलर या सर्कुलर है किसी कॉलम का, तो हम उसकी वैल्यू कितनी लेते हैं? तो उसकी हमारी वैल्यू कितनी होती है? तो उसकी वैल्यू होती है L0/500 प्लस LLD/30 या फिर 20 mm। यानी कि इन दोनों वैल्यू में से जो वैल्यू हमारा मैक्सिमम होगा उसे हम कंसिडर करेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि L0/500 या L0/500 प्लस LLD/30 या 20 mm, इन दोनों में से जो बड़ा होगा वैल्यू उसे कंसिडर करके हम कह सकते हैं कि ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हम इतना दूर तक लोड अगर आप दे सकते हैं, इतना दूर तक आप लोड दे सकते हैं, जिससे कि हमारे कॉलम में किसी भी तरह का बेंडिंग मोमेंट या फिर ऐसा कोई कंडीशन जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। उसके बाद बात करते हैं अगर हमारा जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा है, नॉन रेक्टेंगुलर नॉन सर्कुलर सेक्शन है, कोई और सेक्शन है जैसे कि ऑक्टागोनल हो गया, या फिर कोई और सेक्शन हमने यूज़ कर लिया एज अ कॉलम, तो उसमें हम मिनिमम एसेंट्रिसिटी कितना लेते हैं? तो उसमें हम लेते हैं L अनसपोर्टेड अपॉन 300। यहाँ पे जो L0 है ना मेरे भाई, L0 क्या है? L0 जो है हमारा अनसपोर्टेड लेंथ है। L0 क्या है हमारा? L0 हमारा अनसपोर्टेड लेंथ है। अब आप सोच रहे होंगे कि अनसपोर्टेड लेंथ क्या है? तो मान लीजिए हमारा अगर ये कॉलम है ना मेरे भाई, अगर ये कॉलम है, तो ये कॉलम किसी भी केस में, मतलब इसका यहाँ पे ये हम नहीं बात कर रहे कि इसका एंड कंडीशन कैसा है। यहाँ पे हमने बताया ना कि ये एंड कंडीशन पे इतना इतना इफेक्टिव लेंथ है। यहाँ पे एंड मतलब क्या बोलते हैं, एंड कंडीशन की बात नहीं हो रही है। इसकी मतलब इसके एंड के बीच में कितनी दूरी हमें साफ साफ दिख रही है, आप समझ रहे हैं? इसके एंड्स के बीच में हमें साफ साफ कितनी दूरी दिख रही है, कितनी ऐसी दूरी है जो कि अनसपोर्टेड है। हाँ, उसको हम लोग क्या कहते हैं? L0 कहते हैं, यानी कि अनसपोर्टेड लेंथ कहते हैं। तो अगर हम बात करें नॉन रेक्टेंगुलर नॉन सर्कुलर सेक्शन की, तो उसमें जो हमारा मिनिमम मिनिमम होता है, यानी कि जितना हम एसेंट्रिसिटी अलाउ कर सकते हैं, वो होता है L अनसपोर्टेड अपॉन 300, यानी L0/300 या फिर 20 mm। L0/300 या फिर 20 mm। तो इन दोनों वैल्यू में से जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा उसे हम कंसिडर करेंगे एज आवर मिनिमम एसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली मिनिमम एसेंट्रिसिटी की। ओके, अब हम बात करते हैं मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट की, यानी कि कॉलम में हम मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट कितना दे देते हैं। तो इसमें जो है हम जो है, अगर आपका जो है पेडेस्टल है, अगर आपका पेडेस्टल है प्लेन कंक्रीट कॉलम का, यानी कि आपका पीसीसी, आपने पीसीसी से पेडेस्टल बना रहे हैं, ठीक है, प्लेन कंक्रीट से आप जो है क्या बोलते हैं, पेडेस्टल बना रहे हैं, यानी कि उसका लैम्डा जो है वो 3 से कम है, तो आप कितना वैल्यू देते हैं? तो आप 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया जो है क्या बोलते हैं, ये दे देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं 0.15%। और अगर हमारा कॉलम है तो 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो इतना हम प्रोवाइड कर देते हैं मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमने कंक्रीट की बात कर ली, हाँ, कंक्रीट और पेडेस्टल की हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे कंक्रीट वॉल्स की। ठीक है, कि कंक्रीट वॉल्स में हम कितना मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इन जनरल जो है, अगर हम जनरली बात करें तो उसमें हमारा वैल्यू कितना होता है? 0.15% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि 0.15% जो है हम ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया तक प्रोवाइड कर सकते हैं, जनरली प्रोवाइड करते हैं ऐसा। लेकिन अगर आपका वॉल थिकनेस के बारे में बताया गया हो कि वॉल थिकनेस क्या है, 200 mm से ज़्यादा है, ठीक है, आपका जो वॉल थिकनेस है वो 200 mm से ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे? तो आप जो है उसमें 2 लेयर्स ऑफ वर्टिकल रेनफोर्समेंट नीडेड। वहाँ पे तो माने यानी कि उस वॉल में जो है हमारा
दो लेयर लगेगा, यानी कि जो हमारा रेनफोर्समेंट का 2 वर्टिकल लेयर लगेगा, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर ये आपका वॉल है, ठीक है, तो ये वॉल ऐसे होगा ना, तो ये वॉल जो है हमको एक लेयर इस तरह से मतलब इसके ऊपर एक फेस में देना पड़ेगा और एक और लेयर देना, वर्टिकल लेयर देना पड़ेगा उस फेस में। तो हमको टोटल 2 लेयर देने पड़ेंगे वर्टिकल रेनफोर्समेंट के, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, अगर इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर इफ़ वेल्डेड वायर और डिफॉर्म बार देन 0.12% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। यानी कि इसके बाद अगर आप जो है वेल्डेड वायर, ठीक है, या फिर HYSD बार का यूज़ कर रहे हैं अपने कंक्रीट वॉल में, तो उस कंडीशन में हमारा जो हम मिनिमम क्या बोलते हैं रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो कितना होता है 0.12%, ठीक है। ये वैल्यू तो आपको वैसे भी पता होगा कि हमने पढ़ रखा है स्लैब में 0.15% फॉर प्लेन बार एंड 0.12% फॉर माइल्ड बार, सॉरी क्या बोलते हैं HYSD बार, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने वहाँ पे भी पढ़ रखा है। और यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जो फाई है वो क्या है लेस देन 16 mm है, यानी कि 16 mm से कम होगा तभी ये कंडीशन, मतलब तभी आप इसे लागू कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है स्पेसिंग ऑफ वायर। हम उस वायर्स का स्पेसिंग हम कितना देते हैं, तो हम कितना देते हैं 3T और 450 mm। 3T मतलब 3 इंटू थिकनेस, और जो आपका 450 mm, इन दोनों में से जो भी हमारा वैल्यू मिनिमम होगा उतना हम स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे उन वायर्स के बीच में, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी मिनिमम रेनफोर्समेंट की। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट की, यानी कि उसका अपोजिट। मिनिमम की हमने बात कर ली, अब हम मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, ठीक है। अब हम मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, तो इसमें अगर हम बात करें तो 6% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, एंड इट कैन बी रिड्यूस अप टू 4% एट लैप्ड स्प्लाइसेस लोकेशन फॉर बेटर प्लेसमेंट एंड कॉम्पैक्शन। यानी कि इस कंडीशन में, यानी मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट की बात करें तो ये जो है हम किसी भी कॉलम में 6% तक, कितना 6% जो है मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम 6% तक प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये जो वैल्यू है घट के 4% हो जाती है, ये वैल्यू जो है 2% घट जाती है, मतलब कि 4% हो जाती है। कब? जब जो है आप जो है लैप्ड स्प्लाइसेस लोकेशन, यानी कि उस जगह पे, मतलब कि ये जो वैल्यू है 6% वाली वैल्यू वो घट के 4% हो जाती है उन जगहों पर जहाँ पे जो है आपने मतलब स्प्लाइसिंग दिया, लैप्ड स्प्लाइसिंग दी है, यानी एक दूसरे पे चढ़ा के स्प्लाइसिंग की है जिन बार्स पे, मतलब वहाँ पे जो है आप जो आपका मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे वो 6% से घटकर क्या हो जाएगी 4% हो जाएगी। और ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि जो है हमें जो है बेटर प्लेसमेंट और बेटर कॉम्पैक्शन मिल सके कंक्रीट का। ऑब्वियस ही बात है, आपने जो है अगर ऐसा हुआ कि कॉलम में जो है हमारा जो क्या बोलते हैं रेनफोर्समेंट है वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया, तो हमारा कॉम्पैक्शन बढ़िया नहीं हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ घट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो है जहाँ पे हमने लैप किया है, ठीक है, जहाँ पे हमने लैप किया है वहाँ पे जो है हमारा जो मतलब एरिया ऑफ क्या बोलते हैं ये हो, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट हो, वो 4% तक ही हो, ताकि हम जो है प्लेसमेंट और कॉम्पैक्शन बढ़िया से कर सकें, ठीक है। तो 6% कब करेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया में, और 4% कब करेंगे, 4% तब करेंगे जब हमारा लैप्ड स्प्लाइस लोकेशन होगा, ठीक है, जहाँ पे हमने लैपिंग किया होगा, ठीक है, जहाँ पे हमने स्प्लाइसिंग मतलब होता है कि जहाँ पे हमारा जो है एक बार जो है खत्म हो रहा है और एक बार को हम दूसरे बार से जोड़ के हम अपने लेंथ को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसे हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। और इसे हम कई मेथड से कर सकते हैं, वेल्डिंग हो गया, लैपिंग हो गया। तो यहाँ पे लैपिंग की बात हो रही है कि अगर आप लैपिंग कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली बात है लैपिंग करेंगे तो यहाँ पे अपने आप ही ये एरिया कुछ बढ़ जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसे घटा देते हैं, 4% कर देते हैं। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ अदर स्पेसिफिकेशंस की, ठीक है। कुछ अदर स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो वो कितना है, वो क्या है, तो मिनिमम डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार 12 mm, यानी कि जो आपका मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल बार का डाया होगा, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल बार जो आपने दे रहे हैं उसका मिनिमम डाया कितना होगा 12 mm। अगर बात करें मिनिमम नंबर ऑफ बार्स की, यानी कि उसका नंबर ऑफ बार कितना होगा किसी कॉलम में, तो रेक्टेंगुलर की अगर बात करें तो 4, सर्कुलर कॉलम की बात करें तो 6, और ऑक्टागोनल कॉलम की बात करें तो 8। 4, 6, 8, यानी अलग अलग अगर अगर आपका जो शेप है अलग अलग कॉलम का उसके अकॉर्डिंगली ये वेरी करता है। तो रेक्टेंगुलर कॉलम में जो आपका मिनिमम नंबर ऑफ ये होता है लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बार होता है वो कितना होता है, वो 4 होता है। सर्कुलर की बात करें तो 6 होता है, और ऑक्टागोनल की बात करें तो 8 होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है मैक्सिमम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट। वो हम कितना देते हैं, तो हम देते हैं 300 mm, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हम किसी भी रेनफोर्समेंट में जो है 300 mm तक प्रोवाइड कर सकते हैं मैक्सिमम, इससे कम ही प्रोवाइड करना चाहिए हमें, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है। उसके बाद कवर टू रेनफोर्समेंट। अगर हम बात करें कवर की, मैंने आपको इससे पहले अपने वीडियो में बता रखा है कि हम कवर किस लिए प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली जो हम कवर प्रोवाइड करते हैं वो हम अपने जो भी हमारा क्या बोलते हैं स्टील है उसे वेदर कंडीशन से बचाने के लिए जो है हम कवर प्रोवाइड करते हैं। तो वो उसकी वैल्यू की अगर बात करें तो अगर मिनिमम बात करें, यानी कि कॉलम में जो हम मिनिमम वैल्यू करते हैं देते हैं किसी भी कॉलम में कवर की बात करें तो वो है 40 mm, यानी कि 40 mm मिनिमम कवर हम प्रोवाइड करते ही करते हैं। और इसको जो है हम 25 mm तक घटा सकते हैं, यानी कि इसको अगर हम चाहें तो घटा के 25 mm भी कर सकते हैं। कब? जब हमारा जो कॉलम है, कॉलम का जो साइज़ है वो क्या है, बहुत छोटा है, ठीक है।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं इन एग्रेसिव एनवायरनमेंट, और अगर हम बात करें एग्रेसिव एनवायरनमेंट की, यानी कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो एग्रेसिव है, तो उस कंडीशन में हम इसकी जो वैल्यू है उसे बढ़ाकर 75 mm तक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लैटरल टाइज की। किसकी? लैटरल टाइज की। तो लैटरल टाइज क्या होती हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप देखे होंगे कॉलम को, आपने भी देखा होगा, तो जो हमारा कॉलम होता है, ये तो बात, अगर ये कोई कॉलम है ऐसे आप देखिए क्रॉस सेक्शन में, तो ये तो हो गई हमारी लॉन्गिट्यूडनल इन्फोर्समेंट। इनको चारों तरफ से घेरा हुआ एक और बार होता है जिसे हम स्टीरअप कहते हैं, या फिर मतलब इन बीम में तो हम इसे स्टीरअप कहते हैं, लेकिन कॉलम में हम इसे क्या कहते हैं? कॉलम में हम इसे टाई बार कहते हैं। क्या कहते हैं? टाई बार कहते हैं। और ये किस लिए प्रोवाइड किया जाता है? तो ये प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि जो है हमारा जो है सडन फेलियर ना हो सके। ठीक है, सडन फेलियर ना हो, बकलिंग ना हो। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए जो है हम इसे प्रोवाइड करते हैं। और बात करें अगर हम यहाँ पे लेटरल टाइज की, तो लेटरल टाइज होती है, डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज इज गवर्न बाय क्राइटेरिया ऑफ स्टिफनेस नॉट बाय स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो हमारा लेटरल टाइज का डायमीटर होता है ना मेरे भाई, जो हमारा लेटरल टाइज का डायमीटर होता है वो गवर्न किया जाता है, यानी कि वो जो है स्टिफनेस के बेस पे हम उसे डालते हैं, यानी कि वो जो है हम स्टिफनेस के अकॉर्डिंगली डालते हैं कि हमें कितना स्टिफनेस चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम जो है डाई ऑफ लेटरल टाइज डालते हैं, न कि स्ट्रेंथ के हिसाब से, क्योंकि ये स्ट्रेंथ में कहीं एज सच इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, जब बल्कि स्टिफनेस में प्ले करता है। इसलिए जो है ये इंडिपेंडेंट होता है ग्रेड ऑफ स्टील के, क्योंकि ये स्ट्रेंथ, इसमें स्ट्रेंथ की बात ही नहीं हो जा रही है, स्ट्रेंथ की बात ही नहीं हो रही है, हम इसे स्टिफनेस के लिए क्या बोलते हैं, कंसिडर कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये इंडिपेंडेंट होता है ग्रेड ऑफ स्टील के। और अगर हम बात करें डाई ऑफ टाई बार की, तो डाई ऑफ जो टाई बार होता है वो हमारा 5 m/4 के बराबर होता है, 5 m/4 या फिर 6 mm, इनमें से जो मैक्सिमम होगा उसके बराबर होता है। ठीक है, 5 m/4 मतलब जो हमने लॉन्गिट्यूडनल बार प्रोवाइड किया है ना, 5 मतलब मेन लॉन्गिट्यूडनल बार, ये वाला, उसका जो डाया है उसको अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? तो हमें कहीं ना कहीं टाई बार का एक डाया मिल जाएगा, और उसके साथ साथ 6 mm, इन दोनों में से जो वैल्यू हमारी जो मैक्सिमम होगी, ठीक है, उसे हम एज अ टाई बार लेंगे। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये कौन, मतलब बहुत बच्चे होते हैं, बहुत दोस्त होते हैं मेरे जो भूल जाते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम वाला होगा कि मिनिमम वाला होगा। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे मैक्सिमम वाला होगा, अलग अलग केसेस में अलग अलग होती हैं, आपको उसे याद रखना है। तो मैक्सिमम डाया ऑफ मेन बार विच इज़ यूज्ड। और यहाँ पे आप एक बात याद रखें, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल बार होता है वो क्या होता है, कहीं पे 6 mm का होता है, मतलब मान लीजिए यहाँ पे 6 mm नहीं, 12 mm से तो उसका मिनिमम वैल्यू 12 mm है, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए 16 mm है, फिर हमने 12 mm दे दिया, फिर हमने 16 mm दे दिया, फिर हमने 16 mm दिया, यहाँ पे 12 mm दिया, यहाँ पे 12 mm दिया, यहाँ पे 12, यहाँ पे 16, मतलब इस तरह से करके हमने लॉन्गिट्यूडनल बार प्रोवाइड कर दिया। तो मेरे दोस्त कुछ होते हैं जो कन्फ्यूज होते हैं कि 12 वाला कंसिडर करें यहाँ पे कि 16 वाला कंसिडर करें। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम वाला कंसिडर करना है, मैक्सिमम डाया ऑफ मेन बार विच इज़ यूज्ड, उसको हम कंसिडर करेंगे और उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, फिर उसको हम कंपेयर करेंगे 6 mm से कि इन दोनों में से कौन सा हमारा वैल्यू ग्रेटर है, कौन सा मैक्सिमम है, और फिर उसे हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें स्पेसिंग की कि जो हमारा टाई बार होता है उसका हम स्पेसिंग किस तरह से रखते हैं, तो जो उसका जो स्पेसिंग होता है वो हम मिनिमम रखते हैं इन तीनों वैल्यूज़ के, यानी ये जो 3 वैल्यूज़ हैं इनमें से जो मिनिमम होता है उसको हम प्रोवाइड करते हैं, वही हमारा स्पेसिंग होता है। और ये 3 वैल्यूज़ कौन से हैं? तो पहला हमारा लीस्ट लैटरल डायमेंशन LLD, दूसरा है 16 ऑफ मेन, यानी कि जैसे हमने यहाँ पे बताया ना 16 मेन, तो ये मेन लॉन्गिट्यूडनल बार के 16 गुना जो है वो, और 300 mm, इन तीनों वैल्यू में से जो हमारा मिनिमम वैल्यू होगा उसे हम स्पेसिंग एज ए स्पेसिंग प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और यहाँ तक अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप ज़रूर से कमेंट करें, उसे मैं क्लियर आउट कर दूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, और तो ये सब हो गया। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ कॉलम की। तो डिज़ाइन ऑफ कॉलम में क्या होता है, हमारा कॉलम भी दो तरह का होता है, शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम। अगर हम शॉर्ट कॉलम को समझ लेना तो लॉन्ग कॉलम को समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए शॉर्ट कॉलम में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे कैसे हम हैंडल करते हैं। तो शॉर्ट कॉलम में क्या करते हैं, इफ़ लैम्डा इज लेस देन 12, इफ़ लैम्डा इज लेस देन 12 एंड ग्रेटर देन 3, तो हमारा शॉर्ट कॉलम कहलाता है, मैंने बता रखा है। ठीक है, यहाँ पे ई मिनिमम को हम पहले चेक कर लेंगे कि हाँ ठीक है, ई मिनिमम जो है जैसे मैंने आपको बताया, तो जो हमारा ई मिनिमम है वो कम है ना, मतलब ज़्यादा तो नहीं है ना 0.05 LLD से, अगर इससे ज़्यादा हुआ तो फिर हमें दिक्कत है। हाँ, तब हमें वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो जाएगा, हाँ, एसेंट्रिसिटी आ जाएगा। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि हमारा जो कॉलम है वो कैसा है, एसेंट्रिक, मतलब उसमें ई मिनिमम से ज़्यादा वैल्यू का एसेंट्रिसिटी ना हो। ठीक है, तो 0.05 LLD यानी कि जो हमारा लीस्ट लैटरल डायमेंशन है उसके 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हमारा ई मिनिमम, उसको हम पहले इंश्योर कर लेंगे। फिर इस वैल्यू के थ्रू ठीक है, इस वैल्यू के थ्रू पी यू क्या है हमारा, पी यू हमारा बियरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम है, पी यू इज इक्वल्स टू 0.4 FC के AG - ASC प्लस 0.67 FY ASC।
यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, अगर मैं आपको थोड़ा सा इन शॉर्ट समझाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोड बियरिंग कैपेसिटी निकाल रहे हैं अपने कॉलम की, ठीक है। पीयू जो है हमारा लोड बियरिंग कैपेसिटी है, और ये हमारा लोड बियरिंग कैपेसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हम इसे ऐसे इस तरह से निकाल सकते हैं कि लोड बियरिंग बाय कंक्रीट, लोड बियर बाय कंक्रीट प्लस लोड बियर बाय स्टील। अगर हम इसको इन दोनों को मतलब सम कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा कॉलम कितना झेल सकता है, कितना लोड बियर कर सकता है। तो वहीं पे यहाँ पे किया गया है 0.4 FCK, ये तो हो गया आपका स्ट्रेस, यहाँ पे जो आपका ये लगाया गया है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया गया है, तो 0.4 FCK। और AG माइनस ASC इसलिए किया गया है कि अगर मान लीजिए आपका कॉलम है और इसका पूरा एरिया अगर AG है, ठीक है, AG है, तो देख सकते हैं कि इसमें कुछ आपने ये भी प्रोवाइड किया गया है, स्टील भी प्रोवाइड किया है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें से उसे घटाना पड़ेगा ना, तो इसलिए हम AG माइनस ASC कर देना है। तो 0.4 FCK AG माइनस ASC प्लस 0.67 FY ASC, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई हमारी PU की, यानी कि लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम की। और ये वहीं पे एप्लीकेबल है जहाँ पे जो है हमारा एक्सियल लोडिंग हो रहा है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो ई मिनिमम हो वो इससे कम ही हो। नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारा ये जो मेंबर है वो एक्सियल ही नहीं होगा, एक्सियल ही नहीं कहलाएगा, और हम इन वैल्यूज़ को प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, मतलब अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने लोड बियरिंग कैपेसिटी निकाल ली, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे चेक फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम रेनफोर्समेंट क्राइटेरिया। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें हमने जो स्टील प्रोवाइड किया है, क्या वो मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा तो नहीं है, क्या वो 6% से ज़्यादा तो नहीं है, क्या वो 4% से ज़्यादा तो नहीं है, या फिर 0.8% जो कि हमारा मिनिमम वैल्यू है उससे कम तो नहीं है। इन दोनों को हम चेक कर लेंगे, इसके बीच में ही होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कि हम लेटरल टाइज को किस तरह, मतलब हमारा लेटरल टाइज हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम जो लेटरल टाइज प्रोवाइड कर रहे हैं वो उनकी जो डाया है वो कितनी है, मैंने बताया था ना 5 mm/4, ठीक है, 5 mm/4 और 6 mm, इन दोनों वैल्यू में से जो भी हमारा मैक्सिमम वैल्यू आएगा, ठीक है, उसे हम उस वैल्यू का हम जो है डायर लगा के लेटरल टाइज प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद उसकी स्पेसिंग चेक कर लेंगे, ठीक है। और ये तो हो गई उस कॉलम की बात जो कि हमारा रेक्टेंगुलर है। अगर रेक्टेंगुलर कॉलम है या फिर कोई अदर सच कॉलम है तो हमने यहाँ तक कर दिया, हमारा काम खत्म, ठीक है। लेकिन अगर वो कॉलम कैसा है, सर्कुलर है, सर्कुलर कॉलम है और उसमें किस तरह का रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है, हेलिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है। यानी कि आपका ये मान लीजिए सर्कुलर कॉलम है और इसमें इस तरह से हमारे रेनफोर्समेंट है, तो इसमें जो है अगर हेलिकल यानी कि इस तरह से घुमाते घुमाते हमने लेटरल टाइज प्रोवाइड किए हैं, तो हम इसे किस तरह से डिजाइन करेंगे उसकी बात करें तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका सर्कुलर कॉलम होता है ना, उसकी स्ट्रेंथ जो होती है, उसकी जो बियरिंग कैपेसिटी होती है वो 5% ज़्यादा होती है किसी भी अदर जनरल और मतलब क्या कहते हैं, किसी भी अदर जनरल क्या बोलते हैं कॉलम से, किसी भी अदर शेप के कॉलम से जो है सर्कुलर कॉलम का जो स्ट्रेंथ होता है वो 5% ज़्यादा होता है। इसलिए हमने यहाँ पे 1.05 से मल्टीप्लाई कर लिया है, ठीक है। तो हमारा ये स्ट्रेंथ हो गया, हमने यहाँ से निकाल लिया है इंक्रीज बाय 5%, जैसा कि मैं आपको बताया हूँ। उसके बाद आप देखिए ये क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, इसमें जो क्रॉस सेक्शन है, ये पूरा क्रॉस सेक्शन को हम कहेंगे, ये जो पूरे क्रॉस सेक्शन का डाया है उसे हम कहेंगे ग्रॉस डाया। ये हमारे जो है क्या बोलते हैं लेटरल टाइज हैं। इन लेटरल टाइज को अगर हम देखें तो अगर हम इसके और इसके सरफेस से अगर हम ले तो हमें हमें क्या इस कहते हैं, इसे हम कहते हैं कोर, ठीक है, इसे हम कहते हैं कोर, और ये जो है डाया ऑफ कोर हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम ये जो हमारा ये है हेलिकल डाया है, इस हेलिकल डाया के सेंटर से, अगर इस हेलिकल डाया के हेलिकल क्या बोलते हैं रेनफोर्समेंट के लेटरल टाइज के, जो हमारे लेटरल टाइज हैं उनके सेंटर से और दूसरे साइड के सेंटर तक, यानी कि लेटरल टाइज के दोनों सेंटर टू सेंटर से अगर हम डिस्टेंस ले तो उसे हम कहते हैं हेलिक्स। क्या कहते हैं, हेलिक्स। और ये जो डाया है वो उसे हम क्या कहते हैं, डाया ऑफ हेलिक्स। तो डाया ऑफ कोर, डाया ऑफ हेलिक्स, ग्रॉस डाया, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब जो है जो भी हमारे डाया ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट होंगे, जो भी हमारा डाया होगा इस हेलिकल रेनफोर्समेंट का, उसे हम चेक करेंगे और वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि वो इस फार्मूला को क्या करे, क्या कहते हैं सेटिस्फाई करे। और ये फार्मूला क्या है, तो ये है 0.36 FCK/FY, 0.36 FCK/FY, AG/AC-1, AG/AC-1 शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू VH/VC, ठीक है। 0.36 FCK/FY, AG/AC-1 शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू VH/VC। यहाँ पे आप देखिए AG क्या है, तो ये है आपका ग्रॉस एरिया जो कि आपका आप DG से निकाल लेंगे। AC क्या है, तो आपका कोर डाया है, मतलब कोर एरिया है, तो उसे आप निकाल लेंगे। अब देखिए VH को आप कैसे निकालेंगे, यानी कि ये बहुत सारे दोस्तों को इसमें डाउट होता है, उसे मैं क्लियर कर देता हूँ। इसमें क्या है कि आप जो है ये है क्या कहते हैं, आपने जो लेटरल टाइज प्रोवाइड किया है उस लेटरल टाइज की अगर हम ये वॉल्यूम बताए वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स, वॉल्यूम ऑफ हेलिकल डाया, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेलिकल लेटरल टाई की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, एच से हेलिक्स दिखा रहा है तो वही बात है VH। इसकी अगर हम वैल्यू निकालें तो ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम 1 मीटर की, जब भी हमें बताया गया हो, क्योंकि हमें लेंथ नहीं मालूम तो हम मान लेंगे कि भाई 1 मीटर, ठीक है, तो हम 1 मीटर को P से डिवाइड कर देंगे, पिच से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना बार जो है हमारा जो है उसमें जो है लेटरल टाई लगा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर ये मान लीजिए आपका 1 मीटर है, ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम ये अगर पिच ये हमारा कितना है, अगर ये पिच हमारा कितना है
आप कह सकते हैं 300 है, तो हम क्या करेंगे 1 मीटर को 300 से डिवाइड कर देंगे, 300 mm से, तो हमें पता चल जाए कि हाँ ठीक है 1 2 3 इसमें लगा है, मतलब जैसा भी है हम बता सकते हैं उसमें। तो वो सबसे पहले हम यहाँ पे n, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम यहाँ पे वॉल्यूम निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, सबसे पहले n निकाल रहे हैं और फिर उस n का जो है मल्टीप्लाई कर देना है एक मतलब एक जो हमारा पिच है उसके वॉल्यूम से, ठीक है, लेंथ इंटू एरिया, एरिया इंटू लेंथ आपका वॉल्यूम हो गया किसी एक का, और फिर उसे हमने n टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें उस टोटल का वॉल्यूम मिल गया। तो 100/p जो है हमारा n रिप्रेजेंट कर रहा है। पाई डी एच क्या है, तो पाई डी एच की बात करें तो ये जो सरकमफेरेंस है, ये जो सरकमफेरेंस है यानी कि ये जो लेंथ है आपका, ये जो लेंथ है उसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है पाई डी एच के थ्रू, ठीक है। और पाई फाई एच का होल स्क्वायर बाई 4, पाई फाई स्क्वायर बाई 4 जो है, ये जो है पाई फाई स्क्वायर बाई 4, ये क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आपने एरिया इंटू लेंथ कर दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ कर दिया, और लेंथ का जो है मल्टीप्लाई कर दिया आपने नंबर ऑफ टाइम्स, जितने बार नंबर भी आ रहा है, नंबर ऑफ लेटरल टाइस, उसे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको मिल गया क्या, वॉल्यूम ऑफ वी एच, यानी वॉल्यूम ऑफ हेलिकल, वॉल्यूम ऑफ लेटरल टाइस, ठीक है, यानी कि वी एच, वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स भी कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि ये पिच हमारा कितना होता है, हमारा ये जो पिच हमने जिसके बारे में बात किया वो पिच हमारा कितना होता है। तो ये जो पिच होता है ना मेरे भाई, इसकी दो वैल्यूज हैं, पहला मिनिमम और दूसरा मैक्सिमम। तो मिनिमम वैल्यू जो पिच का होता है, ठीक है, जो पिच का मिनिमम वैल्यू होता है वो या तो 25, मतलब वो कितना होता है, तो 25 mm और 3φh, ठीक है, 3φh यानी कि जो हमने यहाँ पे लेटरल डाई दिया है ना, लेटरल टाई, उस लेटरल टाई का जितना डाया है, जितना डाया है उसे हमने φh से दिखाया है, तो उस डाया का 3 गुना या फिर 25 mm, इन दोनों में से जो वैल्यू हमारा मिनिमम होगा, ठीक है, हाँ, इनमें से जो वैल्यू हमारा मिनिमम होगा उसे हम प्रोवाइड करेंगे एज आवर मिनिमम पिच। और अगर हम बात करें कि हमारा मैक्सिमम पिच हम कितना प्रोवाइड कर सकते हैं किसी लेटरल टाइम में, तो वो कितना है, तो 75 mm या फिर डाया ऑफ कोर बाई 6 के, ठीक है, 75 mm या फिर डाया ऑफ कोर बाई 6 के, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो आपका लेटरल टाई का जो पिच होता है ना वो 25 से 75 के बीच में वैरी करता है, मिनिमम 25 मैक्सिमम 75, या फिर यहाँ पे 3φh या फिर यहाँ पे DC/6, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई यहाँ पे, ये सभी वैल्यूज आपको याद रख लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे हमने बात कर लिया डिज़ाइन ऑफ कॉलम की, डिज़ाइन ऑफ कॉलम में इतने ही ऐसा टॉपिक है, पूरा इतना ही चीज़ ही है इसमें। तो आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इसके बाद हम अब जा रहे हैं पढ़ने फुटिंग। तो आप मेक श्योर करें कि आपको जो भी इसमें डाउट हो, अभी तक अगर कोई भी डाउट हो, वैसे मुझे जहाँ तक लगता है, अच्छा हमने लॉन्ग कॉलम का डिज़ाइन नहीं पढ़ा, हाँ, अगर इसमें किसी भी तरह का आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ जो है मेक श्योर करें कि आप जो है कमेंट करें। अगर हम बात करते हैं लॉन्ग कॉलम की ना मेरे भाई, तो लॉन्ग कॉलम में क्या होता है, अगर आपका लैम्डा जो है 12 से बड़ा है, ठीक है, तो ये जो है हर सब चीज़ें जो भी इसमें हमने डिज़ाइन सीखी शॉर्ट कॉलम में, वो सभी अप्लाई हो जाती हैं इसमें, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस एक ही चीज़ में डिफरेंस है, वो क्या है कि इसमें जो है हम जो हमारा स्ट्रेंथ निकलता है ना, उसमें हम रिडक्शन फैक्टर से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं बस, ठीक है, रिडक्शन फैक्टर से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। रिडक्शन फैक्टर का वैल्यू आपको याद हो गया होगा कितना, 1.25 माइनस LLD, 1.25 माइनस LLD बाई, सॉरी क्या बोलते हैं, L0/48 LLD, ठीक है, 1.25 माइनस L0/LLD/48 LLD, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फुटिंग के बारे में, ठीक है। इसके बाद चलिए फुटिंग को हम लोग शुरू करते हैं। तो फुटिंग में क्या है, फुटिंग में सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें जो है फाउंडेशन यानी फुटिंग की जो है रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। अच्छा मेरे भाई लोग, आप लोग में से बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि भाई फुटिंग और फाउंडेशन में भी अंतर होता है, ठीक है, फुटिंग और फाउंडेशन में भी क्या होता है, अंतर होता है। फाउंडेशन मतलब कि वो पूरा सब स्ट्रक्चर, देखिए जैसे देखिए ये है, मान लीजिए ये कोई स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन है, ठीक है, स्प्रेड फुटिंग, अरे यार, ठीक है, ये कोई स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये पूरा जो है फाउंडेशन कहलाएगा, लेकिन नीचे जो कंक्रीट का ये स्ट्रक्चर होता है ना, कंक्रीट का जो बेस आप प्रोवाइड करते हैं, इसे हम फुटिंग कहते हैं, ठीक है। तो आप इसे क्लियर आउट कर लीजिएगा। इसके बाद अगर बात करें कि हम इस फुटिंग का जो है डिज़ाइन क्यों करते हैं, क्या हमें ज़रूरत पड़ आती है, तो ये हम दो मतलब ऑब्जेक्टिव को लेकर करते हैं, दो हमारा पर्पज़ होता है कि ये चीज़ें ना हो। तो हम क्या करते हैं, अवॉइड डिफरेंशियल सेटलमेंट, हम इसे इसलिए ये करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, जिससे कि जो है हमारे स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का डिफरेंशियल सेटलमेंट ना हो, क्योंकि ये बहुत ही घातक होता है, ठीक है। इसके बाद फाउंडेशन शुड सस्टेन विदाउट एक्सीडिंग सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। और इसके साथ साथ हमें ये भी मेक श्योर करना है कि हमारा जो फाउंडेशन है, क्योंकि एट द एंड फाउंडेशन का जो भी लोड है वो किस पे आ रहा है, कंक्रीट बेस पे ही आ रहा है, फुटिंग पे ही आ रहा है। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि हमारा जो फाउंडेशन है वो बियरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा लोड ना प्रोवाइड कर दे, बियरिंग कैपेसिटी से को क्या बोलते हैं एक्सीड ना करे, जिससे कि फेलियर ना हो, ठीक है। अगर एक्सीड कर जाएगा तो फेलियर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं डेप्थ ऑफ फाउंडेशन की, कि हमारा फाउंडेशन का डेप्थ हम कितना रखते हैं। तो मिनिमम 50 सेंटीमीटर, मिनिमम 500 mm, 500 कह रहा हूँ, हाँ 500 mm, ठीक है, मिनिमम हम
500 mm या फिर 50 सेंटीमीटर प्रोवाइड करते ही करते हैं डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। इसके बाद हम बात करें एज पर रैंकाइन फार्मूला, यानी रैंकाइन ने भी एक इंपेरिकल फार्मूला दे रखा है हमें, जिसके थ्रू हम डेप्थ फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी फाउंडेशन का, फुटिंग का। तो वो क्या है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन का, तो वो है D इज इक्वल्स टू QC बाई गामा 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव का होल स्क्वायर। QC बाई गामा 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, QC जो है ना आपका, वो है सेफ बियरिंग कैपेसिटी, गामा आपका यूनिट वेट ऑफ सॉइल है, और फाई जो है वो क्या है, एंगल ऑफ रिपोज है, ठीक है। सेफ बियरिंग कैपेसिटी आपका QC है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल गामा, और फाई जो है एंगल ऑफ रिपोज ऑफ सॉइल है। तो QC बाई गामा 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव का होल स्क्वायर। तो ये बात हो गई। उसके बाद है डिज़ाइन कंसिडरेशन, ठीक है। इसके बाद है डिज़ाइन कंसिडरेशन कि डिज़ाइनिंग के टाइम पे हम क्या क्या कंसिडरेशंस लेते हैं। तो सबसे पहला जो बात है, पहला पॉइंट है, वो है मिनिमम नॉमिनल कवर जो हम लोग लेते हैं, वो हम कितना लेते हैं 50 mm का। यानी कि जो हम नॉमिनल कवर देंगे, यानी कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि कवर हम किस लिए प्रोवाइड करते हैं। देखिए कवर भी दो तरह का होता है मेरे भाई, एक होता है क्लियर कवर और एक होता है नॉमिनल कवर। तो क्लियर कवर का मतलब क्या होता है कि जैसे देखिए ये आपका रेनफोर्समेंट है, ठीक है, ये आपका रेनफोर्समेंट है, एक मिनट, ये आपका रेनफोर्समेंट है, ठीक है। तो इस किसी बीम का अगर हम बात करें तो ये आपका रेनफोर्समेंट हो गया। इस रेनफोर्समेंट के इस सरफेस से, ठीक है, इस सरफेस से हम जितना ये कवर दे रहे हैं उसे हम क्लियर कवर कहते हैं। और इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो हम क्लब कवर प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें जो कवर मिल रहा है उसे हम कहते हैं नॉमिनल कवर या फिर इफेक्टिव कवर, ठीक है। यहाँ पे नॉमिनल कवर की बात कर रहा है कि 50 mm से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम इतना होना ही चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट है मिनिमम थिकनेस एट द एज ऑफ फुटिंग, यानी कि आपने देखा होगा कि फुटिंग का जो है मिनिमम थिकनेस कितना होना चाहिए एजेस पे। तो इसका जो वैल्यू है, इसकी अगर वैल्यू की बात करें तो ये वेरी करता है। अगर आपका जो फुटिंग जो है वो किस पे रेस्ट कर रहा है, अगर वो सॉइल पे रेस्ट कर रहा है, यानी कि फुटिंग के नीचे जो है, ये आपका अगर फुटिंग है, ये अगर आपका फुटिंग है, इसके नीचे अगर आपके सिर्फ सॉइल है, ठीक है, सॉइल है, तो उसकी जो वैल्यू होगी इस एज की वो कितनी होगी, वो 150 mm होगी, ठीक है। मिनिमम इतना होना ही चाहिए 150 mm। और अगर यही फुटिंग जो है पाइल्स पे रेस्ट कर रहा है, किस पे रेस्ट कर रहा है, पाइल्स पे, अगर यही पाइल्स पे रेस्ट कर रहा है तो इसका कितना होना चाहिए, तो इसका मतलब थिकनेस कितना होना चाहिए एज पे, तो वो कितना होना चाहिए 300 mm, ठीक है। तो ये बात हो गई मिनिमम थिकनेस की। तो सॉइल पे 150 और पाइल्स पे 300। इसके बाद हम बात करते हैं क्रिटिकल सेक्शन की, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। वैसे तो मैं कहूँ कि यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये उसमें भी बहुत स्पेशल है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसे और ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें बेंडिंग, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हम 3 चीज़ों की बात करेंगे, फुटिंग में हम 3 चीज़ों की बात करते हैं। पहला बेंडिंग मोमेंट, दूसरा वन वे शेयर और तीसरा टू वे शेयर। टू वे शेयर को हम पंचिंग शेयर भी कहते हैं। तो इन 3 चीज़ों के लिए जो है हम इस फुटिंग को जो है डिज़ाइन करते हैं, और इन 3 चीज़ों में जो है हम बात करेंगे। तो हमारे कौन से कहाँ क्रिटिकल सेक्शंस आएंगे, यानी कि अगर हम बात करें बेंडिंग मोमेंट की, तो उसके लिए हमारा क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पे होगा, कौन सा होगा, कहाँ पे हमारा बेंडिंग मोमेंट सबसे मैक्सिमम होगा जिसके लिए हमें डिज़ाइन करना हो। अगर हम बात करें वन वे शेयर की, तो वो कौन सा क्रॉस सेक्शन होगा, कौन सा ऐसा सेक्शन होगा, कितने डिस्टेंस पे होगा जिसपे कि शेयर जो है सबसे मैक्सिमम लगेगा। तो ये सभी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं आगे, तो आप मेक श्योर करें कि आप जो है ध्यान से देखें। तो सबसे पहला है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, यानी कि हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे लगता है, क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पे होता है। तो अगर हम बात करें मैशनरी वॉल की ना, तो ये कहाँ पे लगता है, देखिए ये लगता है द सेंटर लाइन, द हाफ वे बिटवीन द सेंटर लाइन एंड एज ऑफ द वॉल फॉर फुटिंग अंडर द मैशनरी वॉल। यानी कि ये देखिए, ये आपका कोई आपका वॉल है, ठीक है, वॉल है और ये जो है फुटिंग है, ठीक है, वॉल है और ये फुटिंग है, ठीक। अब क्या हो रहा है, अगर हम बात करें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की, तो ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे लगेगा, यानी इसका क्रॉस सेक्शन कहाँ पे होगा, तो ये जो वॉल का एज है वो, और ये जो सेंटर लाइन आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे मैंने ये सेंटर लाइन बना कर रखा है, ये वाला सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन गया है, ठीक है, ये सेंटर लाइन है और ये एज है, इसके बीच का, यानी इसके बीच का जो आपका, इसके बीच पे जो इसका जो बीच वाला, इसके जो एकदम मिडल वाला जो ये होगा क्रॉस सेक्शन होगा, जो सेक्शन होगा जिसे मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है, जो कि d/2, अगर हम मान लेते हैं कि इससे क्या बोलते हैं, सेंटर लाइन और एज ऑफ वॉल के बीच का डिस्टेंस अगर d है, तो हमारा जो ये क्रॉस सेक्शन हो जाएगा कितने पे हो जाएगा, d/2 पे हो जाएगा, ठीक है। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। मेरा कहने का बस यही मतलब है कि अगर ये आपका वॉल है, ठीक है, अगर ये आपका वॉल है, तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट के लिए जो क्रॉस सेक्शन बनेगा ना, वो जो है इस वॉल के सेंटर लाइन और इस एज के बीच में, एकदम बीच में होगा, ठीक है। यानी कि अगर इसका थिकनेस हम मान ले t है, तो t/4 पे होगा, किसने पे होगा, t/4 पे होगा, क्योंकि ये तो t/2 तक आ ही जा रहा है,
इतना डिस्टेंस t/2 है और इसका भी आधा कर रहे हैं, t/2 का भी हम आधा कर दे रहे हैं तो हमें कितना मिल जा रहा है, t/4 मिल जा रहा है। तो ये बात हो गई मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की, कहाँ पे, मेसनरी वॉल पे। और अगर हम बात करें कॉलम पे या फिर पेडेस्टल पे या फिर कॉन्क्रीट वॉल पे, तो हमारा जो क्रॉस सेक्शन बनता है वो किस पे बनता है, एट द फेस बनता है। यानी कि जो आपका कॉलम या फिर पेडेस्टल है उसके एकदम फेस पे ही, अगर फेस पे ही जो है आप बात करें तो एकदम फेस वाले क्रॉस सेक्शन पे ही जो है हमें मैक्सिमम ये मिल जाता है, बेंडिंग मोमेंट मिल जाता है। तो ये बात हो गई हमारे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की, क्रिटिकल सेक्शन की। अब हम बात करते हैं वन वे शियर की, ठीक है। अब हम बात करते हैं वन वे शियर की, तो जो हमारा वन वे शियर है उसमें अगर हम बात करें तो हमारा जो क्रिटिकल कंडीशन है वो कब कैसे कैसे मिलता है। तो अगर आपका फुटिंग जो है वो क्या बोलते हैं, सॉइल पे रेस्ट कर रहा है, अगर आपका फुटिंग स्लैब जो है वो रेस्टिंग ऑन सॉइल है, यानी कि सॉइल पर रेस्ट कर रहा है, तो आपको शियर जो तो आपका वन वे शियर जो है उसका क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पे मिलेगा, तो आपको डी डिस्टेंस पे मिलेगा। कितने पे मिलेगा, डी डिस्टेंस पे मिलेगा फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम और वॉल। यानी कि अगर ये आपका फुटिंग है, ये कॉलम है, तो अगर ये जो फुटिंग है वो आपका किस पे रेस्ट कर रहा है, सॉइल पे रेस्ट कर रहा है, तो इस पे से जो है मतलब इस फेस से डी डिस्टेंस पे जो है आपको वन वे शियर का जो है क्रॉस सेक्शन मिलेगा। और ये जो डी डिस्टेंस है वो क्या है, आपका इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है। फुटिंग स्लैब रेस्टिंग ऑन पाइल्स, और यही अगर पाइल्स पे रेस्ट कर रहा है ना मेरे भाई, तो ये d/2 हो जाएगा वैल्यू। इसके बाद हम बात करते हैं टू वे शियर की। तो जो हमारा टू वे शियर होता है, यानी जो हमारा पंचिंग शियर होता है, उसकी बात करें तो उसका क्रॉस सेक्शन हमें कहाँ पे मिलता है, क्रिटिकल सेक्शन वो कहाँ पे मिलता है, d/2 डिस्टेंस फ्रॉम फेस ऑफ कॉलम। जो आपका कॉलम का फेस है उससे d/2 डिस्टेंस पे जो है हमें पंचिंग शियर का क्रिटिकल सेक्शन मिलता है। तो ये भी आप इसे याद रखें। इसके बाद हम चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ, इसके बाद हम डेवलपमेंट लेंथ की चेक करेंगे कि हमारा जो डेवलपमेंट लेंथ हमने प्रोवाइड किया है, जिससे कि जो है हमारा जो फुटिंग है, ठीक है, हमारा जो फुटिंग है वो बढ़िया तरीके से एंकर हो, ऐसा ना हो कि उसमें जो है बॉन्ड का किसी तरह का दिक्कत हो। तो इन अ फुटिंग स्लैब बी द सेम प्लेन्स एज दोस ऑफ बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। यानी कि अगर हम डेवलपमेंट लेंथ की बात करें तो ये कम से कम इतना तो होना चाहिए, जिससे उतना तो मतलब उतना डिस्टेंस तक होना चाहिए जितना पे हमारा पूरा बेंडिंग मोमेंट का जो प्लेन है वो बन रहा है। यानी कि जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन बन रहा है ना, हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन बन रहा है बेंडिंग मोमेंट के लिए, कम से कम वहाँ तक तो हमें प्रोवाइड करना चाहिए हमारा डेवलपमेंट लेंथ। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ लोड, ठीक है। यानी कि हमारा लोड ट्रांसफर कैसे होता है फुटिंग में। तो जो कंप्रेसिव फोर्स होता है ना वो डायरेक्ट बियरिंग के थ्रू होता है। यानी कि बियरिंग क्या होता है अगर मैं बताऊं, तो जब दो क्या बोलते हैं, दो मटेरियल्स के बीच में आप कंप्रेशन फोर्स लगाते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में बियरिंग लगता है, ठीक है। तो जो हमारा कंप्रेसिव फोर्स है वो हमारा बियरिंग के थ्रू होता है। यानी कि सॉइल और फुटिंग ये दो जो है अलग अलग मटेरियल हो गए, तो इनके बीच में कंप्रेसिव फोर्स की वजह से क्या होता है, बियरिंग ये होता है, बियरिंग जनरेट होता है, और बियरिंग के थ्रू जो है हमारा कंप्रेसिव फोर्स जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। और अगर हम बात करें टेंशन फोर्स की, तो जो हमारा टेंशन फोर्स है वो हम ट्रांसफर करते हैं किससे, डेवलप्ड रेनफोर्समेंट से, ठीक है। यानी कि जो हमने डेवलपमेंट वाला रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करके रखा है उसके थ्रू जो है हम लोग अपने टेंशन फोर्स को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये टेंशन फोर्स की बात है वो बहुत कम होता है, क्योंकि हमारा जो फुटिंग में वो ऑब्वियसली कंप्रेसिव फोर्स ही ज़्यादा आता है। इसके बाद हम बात करते हैं परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस की, कि हमारा परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस कितना होता है। तो ये जो है किसी भी कंक्रीट का अगर हम डब्ल्यूएसएम में बात करें तो जो बियरिंग स्ट्रेस होता है वो कितना होता है, 0.25 FCK। 0.25 FCK कितना होता है, किसका होता है, कंक्रीट का होता है डब्ल्यूएसएम में। और अगर हम बात करें एलएसएम में तो कितना होता है, 0.45 FCK। 0.45 FCK एलएसएम में बियरिंग स्ट्रेस परमिसिबल, और अगर बात करें डब्ल्यूएसएम में तो 0.25 FCK। इसके बाद है हमारा डबल बार, ठीक है। इसके बाद है हमारा डबल बार। डबल बार हम कहाँ तक कितना, मतलब डबल बार के बारे में अगर हम बात करें तो ये हम कितना प्रोवाइड करते हैं, तो इसकी अगर बात करें तो मिनिमम नंबर नीडेड, यानी कि हमें कम से कम कितने नंबर ऑफ डबल बार्स प्रोवाइड करने ही चाहिए। तो ये है हमारे कितने, 4, यानी कम से कम 4 डबल बार्स प्रोवाइड करने ही करने चाहिए। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें मिनिमम एरिया ऑफ डबल, यानी कि जो डबल बार है उसका मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए, तो वह है 0.5% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। कितना, 0.5% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। इसके बाद है column bars of dia larger than 36 mm in compression only can be dowelled at the footing with bars of smaller size of the necessary area। यानी कि जो आपके कॉलम बार्स हैं, यानी कि जो आपके कॉलम के थ्रू, यानी जो आपने लॉन्गिट्यूडनल बार्स दिए हैं उन वो जो है कॉलम बार्स ऑफ डाया लार्जर देन 36 mm, जिनका डाया 36 mm से ज़्यादा है, वो कॉलम बार जिनका डाया 36 mm से ज़्यादा है कॉम्प्रेशन में, ठीक है, कॉम्प्रेशन में क्या कर सकते हैं, उन्हें ही हम डावल कर सकते हैं। can be dowelled at the footing with bars of smaller size of the necessary area, ठीक है। यानी कि नेसेसरी एरिया के अकॉर्डिंगली हम उन बार्स को जो है स्मॉलर साइज कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए यहाँ पे ये लाइन क्या कहना चाह रहा है, ये बस इतना कहना चाह रहा है कि जो आपके कॉलम बार्स आ रहे हैं ना उन्हें आप डावल कर सकते हैं। वो कॉलम बार्स जिनके जो डाया है वो 36 mm है, उनको आप जो है डावल कर सकते हैं तभी जब आप जो है उनके जो डाया है उसे आप नेसेसरी एरिया के अकॉर्डिंगली स्मॉलर साइज में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है डिज़ाइन।
मतलब अब हम डिज़ाइन करने वाले फुटिंग को और देखने वाले कि किस तरह से हम छोटा मतलब डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। पहले जो है जब मेंस का एग्ज़ाम जो है कन्वेंशनल होता था, तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ध्यान दी जाती थी। लेकिन अब सच कि ये हो गया है, क्या बोलते हैं, सीबीटी हो गया है, तो एज़ सच इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं हम कह सकते, लेकिन इससे जो है मतलब एकदम ऐसे ऐसा पूरा डिज़ाइन तो नहीं आ जाता है, लेकिन हाँ, इसके कुछ पोर्शन ज़रूर आ जाते हैं कि बताओ कि हम साइज़ कौन-सा इस्तेमाल करेंगे, यानी साइज़ ऑफ क्या बोलते हैं, फाउंडेशन बना के दिखाओ, या फिर इससे रिलेटेड एरिया ऑफ स्टील कितना होगा, या फिर इसमें बेंडिंग मोमेंट कितना लगेगा, तो वो सब चीज़ें जो है पूछ ली जाती हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें साइज़ ऑफ फाउंडेशन को, तो हम साइज़ ऑफ फाउंडेशन हम किस तरह से निकालते हैं? तो सबसे पहले अगर मान लेते हैं, इसमें हमें दिया क्या रहता है, अगर हम बात करें इस डिज़ाइनिंग में हमें क्या-क्या जो वैल्यू है वो गिवन होता है, प्रोवाइडेड होता है। तो वह है लोड, कि भाई हमारे फाउंडेशन पे कितना लोड आने वाला है, स्ट्रक्चर का लोड कितना है, बियरिंग कैपेसिटी कितनी है सॉइल की, कॉलम का साइज़ क्या है, एफसीके क्या है, एफवाई क्या है, इन सब चीज़ों को हमें मालूम होना चाहिए, तभी हम जो है डिज़ाइनिंग कर पाएंगे किसी भी फाउंडेशन या फिर फुटिंग का। तो साइज़ ऑफ फाउंडेशन हम कितना लेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा लोड दिया है, हमारा मान लीजिए लोड कितना है, पीयू है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे 10% से इंक्रीज़ कर देंगे। और ये 10% किस लिए हम इंक्रीज़ करेंगे, इसमें जो है हम सेल्फ वेट ऑफ फाउंडेशन को भी कंसिडर करेंगे, यानी कि सेल्फ वेट ऑफ फाउंडेशन को भी कंसिडर करेंगे, तो जो है हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें जो है नेट लोड मिल जाएगा, या फिर कह सकते हैं आपको टोटल लोड मिल जाएगा, जिसके लिए आपको क्या है, फाउंडेशन को डिजाइन करना है। तो लोड ऑन फुटिंग कितना हो गया, अब 1.1 पीयू हो गया, ठीक है। अब हमें एरिया कितना रिक्वायर्ड होगा, तो 1.1 पीयू अपॉन क्यू, जो हमारा जैसे हमारा जो लोड टोटल आ रहा है उसी हम क्या करेंगे, उसके क्या बोलते हैं, बियरिंग क्या कहते हैं, बियरिंग कैपेसिटी से जो है डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा कितना एरिया हमें प्रोवाइडेड है या फिर लगना चाहिए, मतलब कितना हमें रिक्वायर्ड है एरिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो है हमारे लेंथ और ब्रेथ को जो है अकॉर्डिंगली चूज़ करेंगे, और हम ये मेक श्योर करेंगे जो हमने एरिया प्रोवाइड किया है वो एरिया रिक्वायर्ड से क्या हो, ज़्यादा ही हो। इसके बाद हम नेट सॉइल प्रेशर फाउंड आउट करेंगे, क्या करेंगे, नेट सॉइल प्रेशर फाउंड आउट करेंगे। यानी कि जब आप जो है किसी कॉलम पे या फिर किसी भी मतलब स्ट्रक्चर पे लोड लगाएंगे, तो वो ऑब्वियस सी बात है फुटिंग पे आके करेगा, ठीक है, फुटिंग पे आके ट्रांसफर होगा, ठीक है। फुटिंग पे ट्रांसफर होगा तो ये फुटिंग भी इस पे लोड लगाएगा, और हमें पता है कि न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी फोर्स हैव अपोजिट एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो इस पे भी क्या लगेगा, सॉइल के द्वारा जो है कुछ रिएक्टिव फोर्स लगेगा, जिससे हम क्या कर रहे हैं, नेट सॉइल प्रेशर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, नेट सॉइल प्रेशर कह रहे हैं, ठीक है। नेट सॉइल प्रेशर यहाँ पे लगेगा इस लोड के वजह से, और ये कितना होगा, अगर इसकी बात करें तो ये कितना होगा, 1.5 पी बाई ए, कितना होगा, 1.5 पी बाई ए। यहाँ पे 1.5 क्या है, तो यहाँ पे 1.5 जो है हमारा लोड फैक्टर है, क्या है, यहाँ पे हमने इसे लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, 1.5 पी ए। यहाँ पे पी क्या है आपका, तो पी जो है आपका लोड है, ये इसके बराबर ही लगेगा ना, ऑब्वियस बात है, इस पे जितना आप फोर्स लगाएंगे उतना ही तो इस पे रिएक्शन लगेगा। तो पी बाई ए 1.5 ये हो गया हमारा इसके अकॉर्डिंग। और एक बात और ध्यान में रखें, ये जो है एलएसएम में आता है, यहाँ पे हम एलएसएम की डिजाइन की बात कर रहे हैं। अगर आप डब्ल्यूएसएम में लेते तो ये हम सिर्फ डब्ल्यू जो आपका नेट प्रेशर है, नेट सॉइल प्रेशर, उसे हम पी बाई ए ही लेते, 1.5 नहीं लेते, क्योंकि उसमें हम लोड क्या बोलते हैं, लोड फैक्टर यूज नहीं करते। अब देखिए, ये तो बात हो गई कि नॉट नेट सॉइल प्रेशर निकाल लिया, साइज निकाल लिया। अब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की। बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, तो देखिए एम एक्स अगर हम बात करें, यानी एक्स डायरेक्शन में जो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा वो कितना आएगा, डब्ल्यू बी माइनस स्मॉल बी स्क्वायर बाई 8। ये किस तरह से, देखिए थोड़ा सा समझिएगा, आप एक समझ जाएंगे, बाकी सब आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। तो वो क्या है, देखिए ये कोई फुटिंग है और ये कोई कॉलम है, ये कॉलम जो है फुटिंग पे लगा हुआ है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो आपका बेंडिंग मोमेंट होता है किस पे लगता है, एकदम फेस पे ही लगता है, इसका जो क्रिटिकल सेक्शन होता है वो फेस पे ही होता है। तो ये देखिए कॉलम का जो साइज है वो ए है, बी है, फुटिंग का साइज कैपिटल बी कैपिटल एल, ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब देखिए ये देखिए कि ये जो है हमारा ये, क्योंकि हम देख रहे इतना पे हमारा क्रिटिकल सेक्शन है, यानी कि इसके बाद इतना जो एरिया है, इतना जो डिस्टेंस है वो होगा, वही सब्जेक्टेड होगा फेलियर के लिए, ठीक है, वही सब्जेक्टेड होगा फेलियर के लिए। तो ये कितना है, तो ये हम टोटल बी माइनस बी, टोटल बी माइनस बी हम निकाल देंगे तो हमें ये और ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। इसमें से हम इतना निकाल देंगे तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा, और इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सिर्फ इतना का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये b माइनस बी बाई 2 हो गया, और उसी तरह से हम इसमें l माइनस ए बाई 2 निकाल लिए। अब देखिए आपको भी पता है और मुझे भी पता है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि कितना विड्थ है इसका, तो हम मान लेते हैं कितना, 1 मीटर, हम 1 मीटर के लिए डिज़ाइन कर देंगे, ठीक है। तो 1 मीटर के लिए जब डिज़ाइन करेंगे, तो अगर हम बात करें एम एक्स की, यानी कि एक्स डायरेक्शन में मोमेंट की, बेंडिंग मोमेंट की, तो वो कितना होगा, इस सेक्शन पे बात करेंगे कि इस सेक्शन पे कितना लग रहा है, तो इस सेक्शन पे कितना होगा, वो होगा डब्ल्यू बी माइनस बी स्क्वायर बाई 8। आपने 100 में पढ़ा होगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, कुछ उसी तरह से फॉर्मूला है यहाँ पे।
आप देख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, फुटिंग है तो फुटिंग, क्योंकि स्लैब है, कंक्रीट स्लैब है, और हमने पता है, हमने पढ़ा है कि कंक्रीट स्लैब पे जो आपका लोड का जो ट्रांसफर होता है वो किस तरह से होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड वाला फॉर्मूला यूज किया है, WL²/8। बस यहाँ पे एल की जगह बी माइनस बी का स्क्वायर आ गया है। ऐसा इसलिए हुआ है मेरे भाई, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है, तो आप सोच रहे होंगे कि एक्स डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन हुआ, एक्स डायरेक्शन में तो हमारा एल माइनस ए आना चाहिए, यहाँ पे बी माइनस बी है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स डायरेक्शन में जो है, यहाँ पे जो एक्स डायरेक्शन में है, यहाँ पे हमने जो विड्थ लिया है वो एक्स डायरेक्शन में ही लिया है। यहाँ पे विड्थ जो है हमने किस में लिया है, यहाँ पे एम एक्स मतलब ये ना कि एम एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन का बेंडिंग मोमेंट, एम एक्स मतलब ये कि हमारा जो ये विड्थ है वो 1 मीटर जो है हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है, एक्स डायरेक्शन में कंसिडर किया है। तो अगर हम एक्स डायरेक्शन में क्या बोलते हैं ये कंसिडर करेंगे, अपना विड्थ कंसिडर करेंगे, तो हमारा बी माइनस बी बाई 2 ही मिलेगा, ठीक है। और उसी तरह से अगर हम एम वाई की बात करें तो हमें डब्ल्यू एल माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 8 मिल जाएगा। इसमें भी सेम कंडीशन, एल में क्या है, एल में जो है हमने जो हमारा 1 मीटर विड्थ लिया है वो कहाँ पे लिया है, हमने इस डायरेक्शन में लिया है, ठीक है। तो इसलिए जो है हमें यहाँ पे एम एल माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 8 मिल जाएगा। आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे एक और चीज़ दिया गया है कि जो हमें रिक्वायर्ड डेप्थ है ना, जिसके बारे में हमने डी के बारे में बात किया, उसे हम आराम से क्यूबीडी स्क्वायर वाले फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई उसकी। इसके बाद है हम बात करेंगे वन वे शेयर की। तो वन वे शेयर में क्या होगा, वन वे शेयर में क्या होगा, अब हम बात करते हैं शेयर फोर्स की। तो शेयर फोर्स में सबसे पहले आप डायग्राम को समझ लीजिए। ये कोई फुटिंग है, ये कोई फुटिंग है, ये कोई कॉलम है, ठीक है। इसका लेंथ एल है, बी है, सब कुछ जैसा मैंने इसमें बताया था वैसा ही है। बस इसमें डिफरेंस क्या होगा, वो है हमारा क्रिटिकल सेक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वन वे शेयर में जो हम क्रिटिकल सेक्शन कंसिडर करते हैं वो कितना करते हैं, वो हम डी डिस्टेंस पे कंसिडर करते हैं। कहाँ से, तो फेस से डी डिस्टेंस पे हमने क्या किया, क्रिटिकल सेक्शन को ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे हमने ये डिस्टेंस, अगर हम बात करें ये डिस्टेंस कितना है, तो ये है b माइनस कितना है, ये है b माइनस बी बाई 2 माइनस डी। यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना आपको, इसकी तरह ही हमने यहाँ पे भी इस वैल्यू को निकाला है। सबसे पहले हमने कैपिटल बी में से ये भी घटा दिया, तो हमें मतलब इतना और इतना डिस्टेंस मिल गया। अब हमने क्या किया, अब हमने इसको आधा कर दिया तो हमें इतना डिस्टेंस मिल गया। और हमें पता है ये डी डिस्टेंस पे हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि डी डिस्टेंस पे है, तो हमने b माइनस बी बाई 2 तो था ही, उसमें से डी भी हटा दिया, तो हमें ये वैल्यू मिल गया, ठीक है, ये वैल्यू मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हम शेयर फोर्स की अगर वैल्यू निकालें, इसकी क्या कहते हैं फॉर्मूला को फाइंड आउट करें, तो वो कितना होगा, वो होगा, अगर ये W क्या है, ये W क्या है, ये है सॉइल नेट सॉइल प्रेशर। कितना है, नेट सॉइल प्रेशर। नेट सॉइल प्रेशर कितना लग रहा है, तो अगर हम बात करें तो W किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की बात हो रही है यहाँ पे। तो पर मीटर स्क्वायर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 तो हमारा विड्थ हम मान लिए हैं, 1 हमने विड्थ ही मान लिया है, तो विड्थ तो यहाँ पे 1 हो गया। और अगर हम बात करें लेंथ की, तो हमारा कितना हो गया, कितना हो गया, L माइनस वाई डायरेक्शन में अगर हम बात कर रहे हैं तो 1 वाई डायरेक्शन में कितना हो जा रहा है, L माइनस ए बाई 2 माइनस डी, यहाँ पे जो हमने फाइंड आउट करके रखा है देखिए, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में आपका कितना वैल्यू निकल रहा है, इतना। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे आप एकदम बेसिकली आपको समझ में आ पा रहा होगा कि वाई डायरेक्शन की बात हो रही है, तो ये वाई डायरेक्शन में यही तो क्रिटिकल सेक्शन बन रहा है ना, यही क्रिटिकल सेक्शन बन रहा है। तो यही क्रिटिकल सेक्शन बन रहा है, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस हमें कितने मिल रही थी, ये डिस्टेंस जो है हमें कितनी मिली थी, एल माइनस कितनी मिली थी, एल माइनस ए बाई 2 माइनस डी। और अगर हम बात करें 1 की, तो वो तो हमने मान लिया है। और वैसे ही अगर हम बात करें एक्स डायरेक्शन की, तो वैसे ही W जो कि हमारा नेट सॉइल प्रेशर है वो इंटू 1 जो हमारा विड्थ है, और b माइनस बी बाई 2 माइनस डी जो हमने मिली थी। देखिए यहाँ से ये यहाँ पे ये डिस्टेंस जो हमें मिला है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमारा जो है यहाँ पे हो गया। ये बात हो गई हमारी शेयर फोर्स की। हमने शेयर फोर्स में कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, हमने जो हमें नेट सॉइल प्रेशर मिल रहा था, ऑब्वियस सी बात है नेट सॉइल प्रेशर है तो न्यूटन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा, उसे हमने क्या किया, उसे हमने एरिया से, यानी कितने एरिया पे जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन बन रहा है उतने पे हमने जो है उसे कंसिडर कर लिया, एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। और एरिया कितना था, 1 इंटू जो भी हमारा यहाँ पे था, मतलब जो भी हमने डिस्टेंस कैरी आउट मतलब फाइंड आउट करके निकाला था, L माइनस ए बाई 2 माइनस डी से, या फिर b माइनस बी बाई 2 माइनस डी से, इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, शेयर फोर्स मिल जाएगा। आई होप इसे समझ पाए होंगे आप, ठीक है। अब हम बात करते हैं, क्या बोलते हैं इसकी, किसकी, तो टू वे शेयर की, ठीक है। टू वे शेयर में क्या हो रहा है, टू वे शेयर को ही हम पंचिंग शेयर भी कहते हैं, पंचिंग स्ट्रेस भी कहते हैं मेरे भाई। इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, शायद आपको ये वाला पॉइंट ना समझ में आओ, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने कुछ हॉश पॉश कर दिया हो, मैसअप कर दिया हो, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको एक बार और समझा दूँ। मतलब हो सकता है आपको समझ में आ गया हो, लेकिन आत्मसंतुष्टि के लिए। तो इसमें क्या कि ये जो मतलब ये तो ठीक है, WL²/8 से आप निकाल रहे हैं क्या बोलते हैं WB माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 8, ठीक है, ये तो ठीक है। लेकिन मेरे दोस्तों आपको ये जरूर हुआ होगा कि भाई एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में है, तो ये b माइनस बी तो वाई डायरेक्शन वाला लग रहा है ना, ये तो वाई डायरेक्शन में है क्योंकि वाई एक्सिस पे है।
लेकिन यहाँ पे हम इसलिए ले रहे हैं इसे क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा क्रिटिकल सेक्शन की अगर आप बात करें तो एक्स डायरेक्शन में देखिए, एक्स डायरेक्शन में हमने क्रिटिकल सेक्शन हमारा क्या बन रहा है, हमारा ये वाला क्रिटिकल सेक्शन बन रहा है ना। एक्स डायरेक्शन में हमारा क्रिटिकल सेक्शन कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है। तो ऐसा बन रहा है तो यहाँ पे जो है हमारा डब्लू और ये जो हम एल है जो हमारा, ठीक है, जो हमारा एल है वो हम इसको ले रहे हैं, इसे हम ले रहे हैं बी माइनस बी बाई टू का होल, मतलब बी माइनस बी बाई टू वाला डिस्टेंस, इसे हम ले रहे हैं एज अ क्या बोलते हैं, इसे हम कंसिडर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें भी मालूम है कि हमारा जो मतलब कंसिडर्ड ये है लेंथ है, हमारा जो कंसिडर्ड लेंथ है, ऑब्वियसली बात है, देखिए आपको पता होगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 लेते हैं। तो ये एल क्या है, एल हमारा क्या है, वो लेंथ है जहाँ पे जो हमारा लोड लग रहा है। तो यहाँ पे भी हम वही लेंथ लेंगे जो हमारा जहाँ पे हमारा लोड लग रहा होगा। तो यहाँ पे कितना लेंथ लग रहा है, कितना लोड लग रहा है, तो हमारा लग रहा है बी माइनस बी बाई टू एरिया तक लग रहा है, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पे कंसिडर कर लिए। चलिए अब चलते हैं पंचिंग शेयर पे। तो पंचिंग शेयर पे क्या है, देखिए पंचिंग शेयर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी सेम उसी तरह से मैंने क्या बोलते हैं ये बना के रखा है, डायग्राम बना दिया है। देखिए ये एल है, ये बी है, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए ये फुटिंग जो है वो ए डिस्टेंस मतलब ए इंटू बी है, ठीक है। ए इंटू बी हो गया आपका फुट कॉलम का क्या बोलते हैं डायमेंशन, ए हो गया लेंथ, बी हो गया विड्थ। उसी तरह से फुटिंग का एल हो गया लेंथ, विड्थ हो गया बी। अब हम बात करें क्रिटिकल सेक्शन की, तो इसका क्रिटिकल सेक्शन कितने डिस्टेंस पे बनेगा, तो इसका क्रिटिकल सेक्शन बनेगा फेस से डी बाई टू डिस्टेंस पे, ठीक है। तो हमने फेस से डी बाई टू डिस्टेंस पे दोनों तरफ बना दिया, ठीक है, दोनों तरफ बना दिया। तो दोनों तरफ बना दिया तो हमें कितना मिल गया, तो दोनों तरफ बनाने पे जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन का आया वो कितना आ गया, ए प्लस डी। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी डी बाई टू, यहाँ से भी डी बाई टू, तो यहाँ पे ए प्लस डी, यहाँ पे बी प्लस डी, ठीक है। ये सब चीज़ें आ गई। होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत एज सच बहुत ये नहीं है, डायग्राम बहुत ये नहीं बनाया मैंने, बहुत आसान बनाया, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम बात करें पंचिंग स्ट्रेस जो हमारा डेवलप होगा तो वो कितना होगा, तो नेट पंचिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। बहुत सिंपल, जितना हमारा क्या बोलते हैं स्ट्रेस आएगा, नेट पंचिंग फोर्स, जितना भी हमें फोर्स मिलेगा उसको अगर हम एरिया से डिवाइड कर दे तो हमारा क्या मिल जाएगा, पंचिंग स्ट्रेस मिल जाएगा। अब हमें ये बात करना है कि हमारा नेट पंचिंग फोर्स हम कितना मानेंगे, मतलब कितना हमारा वर्क कर रहा है। अगर हम बात करें कि कितने हमें पंचिंग फोर्स के लिए ये करना है, क्या कहते हैं डिज़ाइन करना है, तो वो कितना होगा, पी नेट की अगर हम बात करें तो पी माइनस डब्ल्यू ए प्लस डी बी प्लस डी। हाँ देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये बात कर रहा है पी नेट जो हमारा होगा वो कितना होगा, तो जो हमारा पी हम लोड लगा रहे हैं, ठीक है, पी हमारा जो लोड लगा रहे हैं उसके साथ साथ हमारा कितना एरिया हमारा जो है ये लोड जो है कितना रेजिस्ट किया जा रहा है, किसके द्वारा, नेट सॉइल प्रेशर के द्वारा, ठीक है, उसको हम उसे घटा देंगे। तो देखिए पी, ठीक है, पी हमारा आपको क्लियर है, पी माइनस डब्ल्यू ए प्लस डी इंटू बी प्लस डी, ठीक है। तो डब्ल्यू तो हमारा कितना है, नेट सॉइल प्रेशर है, ए प्लस डी, ठीक है, इंटू बी प्लस डी। मतलब ये जो हमारा एरिया है, ये हमारा जो एरिया है जिसे मैं आपको ये कर रहा हूँ, कलर कर रहा हूँ, ये जो ए प्लस डी वाला ए प्लस डी इंटू बी प्लस डी वाला जो ये एरिया है वो क्या करेगा, वही ना रेजिस्ट करेगा पंचिंग शियर को। क्यों? है ना, क्रिटिकल सेक्शन इतनी ही दूरी पे बन रहा है। इसके बाद तो ये सेक्शन जो है वो फेलियर वाला सेक्शन है कि नहीं। इसके बाद वाला जो रेजिस्टेंस है ये सब फेलियर वाला सेक्शन है, यानी कि जो रेजिस्टेंस वाला काम कर रहा है वो सिर्फ इतना ही कर रहा है। तो क्या करेंगे हम, जो हमारा सॉइल प्रेशर है उसे हम इतने एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितने लोड को, पंचिंग शियर को रेजिस्ट कर पा रहा है। फिर हम उसे क्या करेंगे, अपने पी से यानी टोटल लोड से घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, पी नेट मिल जाएगा, जिसके लिए हमें जो है अपने फुटिंग को डिजाइन करना है, ठीक है। तो रेजिस्टिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया की अगर हम बात करें कि हमारा कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा जो रेजिस्ट करेगा पंचिंग शियर को, तो कितना होगा, वो होगा देखिए यहाँ पे ए प्लस डी, ठीक है, यही ना क्रिटिकल सेक्शन। तो ए प्लस डी प्लस बी प्लस डी, ए प्लस डी प्लस बी प्लस डी, ए प्लस डी प्लस बी प्लस डी हो गया, ए प्लस डी एक जगह बी प्लस डी, और फिर हम इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमें ये पूरा टोटल लेंथ मिल जाएगा, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे डी से तो हमें इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल जाएगा कि भाई कृष्णा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ये क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। आई होप आप इस बात को समझ पाएंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए रॉकेट साइंस नहीं है कोई, ए प्लस बी प्लस डी, ठीक है, ए प्लस डी हमने पेरीमीटर निकाल लिया, हमने इससे पेरीमीटर निकाल लिया, और पेरीमीटर को हमने क्या कर दिया, डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिल गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल गया, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे रेजिस्टिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया की। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके बाद हम एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट कर देते हैं, और इसे हम बेसिकली आराम से अलग अलग के लिए करते हैं। देखिए शॉर्टर स्पैन के लिए अलग से करते हैं, लॉन्गर स्पैन के लिए अलग से करते हैं। क्या करते हैं, शॉर्टर स्पैन के लिए अलग से करते हैं, लॉन्गर स्पैन के लिए अलग से करते हैं, और इसको भी हम इसी फॉर्मूला के थ्रू हेल्प करते हैं, इस फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं। एम यू इक्वल टू 0.87 FY/AST डी माइनस 0.42 XU, ये जो हमने LSM में पढ़ा था ना, यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे भी हम इसे भी देख सकते हैं आप एज अ बीम की तरह ही हम कंसिडर कर रहे हैं। शियर फोर्स देखे होंगे आप, बेंडिंग मोमेंट देखे होंगे आप, तो ये सभी जो है आपने जैसे आप बीम में कंसिडर करते थे उसी तरह से यहाँ पे भी कंसिडर कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत कुछ खास नहीं था। तो ये था इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कॉलम और फुटिंग, तो ये 2 टॉपिक्स हमने इस वीडियो में क्लियर कर लिए। तो
आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप इन दोनों चीज़ों को पढ़ लिए हैं, और कोई भी अगर डाउट हो मेरे भाई तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चल सके और मैं जो हूँ अगले वीडियो में उसको क्लियर आउट कर सकूँ। इसके साथ-साथ आपको कंटेंट कैसा लगा आप इसको भी बताइएगा, कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या-क्या चीज़ें आपको पसंद आई, कंटेंट कैसा है, क्या सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, मैं पढ़ा पा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, और ये भी बताइएगा कि क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मैं और ऐड ऑन कर सकता हूँ, जिसके थ्रू जो है ये वीडियोज़ और हेल्पफुल हो सकें। ठीक है? तो ये था इस वीडियो में, और जो भी मेरे दोस्त ऐसे हैं जो अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो उनसे भी मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर से जुड़ जाएँ, जिससे कि जो है हमारे बीच का इंटरेक्शन और बेहतर हो सके। तो ये था इस वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।